यहाँ कहाँ खबर किसी को भूखे घरों की होती है। ये तो वो देश है यारों जहां खेती सरों की होती है। क्या समझा आप लोगों ने कि मुझे फांसी हो गई? जी नहीं, मुझे फांसी नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि आज कोर्ट में मेरे मुकदमे का जो हश्र हुआ, इसके बाद अब और होने को बचा ही क्या है, बस फांसी है। छोड़िए अब इन बातों को। जो हुआ ठीक ही हुआ, और जो होगा वो भी ठीक ही होगा, और जो हो रहा है वो भी ठीक ही होगा। इसलिए अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए बस। लेकिन मैं बीच में रोक रहा हूं, प्लीज आज कल की तरह आप लोग ना करें। अगर बैठने की तमीज नहीं है तो आप ना देखें, मुझे बर्दाश्त है। सॉरी। वैसे एक बात पूछूं, दर्द कैंसर का बड़ा होता है या मौत का? अब भला आप कैसे बताएंगे? आपको तो ना कभी कैंसर ही हुआ और ना कभी मौत ही आई। लेकिन सोचिए कि आदमी सबसे अधिक किन चीजों से डरता है? मौत से या कैंसर से? मौत, कैंसर, कैंसर, मौत। बिल्कुल सही। आदमी कैंसर से डर ही नहीं सकता। अगर वो उससे डरता तो फिर उससे जीतने की कोशिश क्यों करता? आदमी सबसे अधिक मौत से डरता है, इसीलिए उससे छुपता है, भागता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मौत ही प्यारी लगने लगे तो क्या सोच रहे हैं? हाँ? सोच रहे होंगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया, उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं, फांसी जो बनी, बौरा गया। सही सोच रहे हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन मौत भी महबूब होती है, मैंने देखा है। ये अलग बात है कि जिंदगी के सलवटों में बस यूं ही लिपटते जाते हैं हम। वफा तो मौत करती है, पर कहां उसे गले लगाते हैं। मैंने देखा है अपने बाप मौत के लिए तड़पते, छटपटाते, गिड़गिड़ाते, मौत की भीख मांगते देखा है। शायद वो तड़प, वो छटपटाहट, वो गिड़गिड़ाहट कभी किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका के लिए भी नहीं रहा होगा, जो मैंने देखा है अपने बाप। लेकिन अब उसके बारे में बात करने से भी क्या फायदा? सरकारी वकील ने तो साबित कर ही दिया है कि मैं खूनी हूं, मैं खूनी हूं, मैं खूनी हूं। और जज के मन की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन का जज कहता है कि सरकारी वकील ही जीतेगा। और क्यों नहीं जीतेगा भला? हाँ? बड़ा भरोसा था ना मुझे अपने दोस्त हसरत पर, साफ खिलाफ बोल गया। जुआरी, शराबी, कबाबी, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने मां बाप से मारपीट करने वाला कहा उसने मुझे। और वो खान, करमतुल्ला खान, साफ मना कर दिया।
कि उसने मुझे कभी कोई उधार दिया ही नहीं। फिर क्या था? सरकारी वकील ने साबित कर दिया कि मेरे पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी। मैंने अपने बाप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा, जिन पैसों का खर्च उसके इलाज में हो रहा था उन पैसों का भी मैं शराब पी सकूं। सब समझता, सब समझता। मेरी बीवी खूबसूरत है ना, आज अगर वो कोर्ट में आ गई होती तो मेरे मुकदमे का रंग ही बदल जाता, लेकिन किस्मत दे गई कच्चा है मौके पर। अस्पताल में भर्ती है, पैर पर तांगा चढ़ गया था, प्लास्टर चढ़ा हुआ है उस पर। भोला बता, हाँ भोला, सच मानी तो आज उसने ही कोर्ट में मेरा साथ दिया। छाती ठोक के बोला कि मैं भला आदमी कहा उसने मुझे, लेकिन भाई मुंह में जो आ रहा था उस पके जा रहा। अरे कोर्ट में भी कहीं ऐसे बोला जाता है क्या? मैंने उसे कितनी बार इशारों में समझाने की कोशिश की, लेकिन बस ऐसे क्यों देख रहे हैं? समझा। एक मिनट। हाँ, एक काम करते हैं। ये मान लीजिए ये सारा कोर्ट रूम और हाँ, यहाँ मैं और ये यहाँ पर भोला और यहाँ पे वो सरकारी वकील और दूसरे मुकदमे की सुनवाई में बैठे दूसरे वकील और बाकी लोग और जज। मैं यहाँ, भोला यहाँ सरकारी वकील और दूसरे मुकदमे की सुनवाई में बैठे दूसरे वकील और बाकी लोग और जज। हाँ, ये ठीक है। आप सब लोग जज, मतलब मैं यहाँ सरकारी वकील और दूसरे मुकदमे की सुनवाई में बैठे दूसरे वकील और ये भोला। हाँ सही, अपन का नाम भोलानाथ वल काशीनाथ है सही, और ये अपन का जिगरी जाने आ रहे साहिब, ज्यादा सही है। जज साहिब, आप ये वकील साहिब को उधर बैठने का वास्ता बोलो ना साहिब। वो क्या है ना साहिब, ये वकील साहिब लोग ना बहुत सवाल करता है साहिब, और अपन पढ़ा लिखा लोग नहीं है साहिब। ओ अंगूठा छाप है साहिब, सब कुछ सफा बताएगा साहिब, और झूठ क्या को बोलेगा साहिब? अरे अपन सीधा साधा लोग है साहिब, सब कुछ सफा बताएगा, क्या हुआ, किधर हुआ, कौन क्या कैसे क्या कहेगा, क्या सब कुछ सफा बताएगा साहिब। लेकिन आप ये वकील साहिब को उधर बैठने का वास्ता बोलो साहिब। थैंक यू साहिब, थैंक यू। साहिब, ये अपन का यार पहले ट्रक चलाता था, उसका पहले वो पिकअप चलाता था, और उसका पहले वो क्या बोलते वो टैक्सी चलाता था। और मैं साहिब, मैं उधर एनटीसी कंपनी है ना साहिब, वो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी, उधर साहिब वो हमाली का काम करता है साहिब। और ये अपन का यार साहिब उधर नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में लास्ट टाइम 3 साल से ट्रक ड्राइवर है साहिब, पढ़ा लिखा है ना साहिब, मैट्रिक पास है, लेकिन जानता सही पढ़ा लिखा तो है लेकिन ईमान का पक्का है। और एज कारण था साहिब कि अपन का यार ने उधर नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का नौकरी को लात मारा। जानता साहिब कहीं को क्या हुआ ना साहिब कि अपन का यार ने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो ट्रक ले जाने का वास्ता मना कर दिया साहिब। क्या था ना साहिब, उस ट्रक में ना आफू लगा, आफू समझता वकील साहिब, आफू अभी
अभी मिला था सही। अपन का यार ने सफा बोला अपन ऐसा लेके नहीं जाएगा। फिर क्या था सही, नौकरी खल्लास। उसके बाद अपन का यार ने किधर काम नहीं ढूंढा सही, किधर नहीं मिला। और कैसा मिलता, वो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है ना सही, उससे टंटा किया तो किधर काम मिलता, किधर नहीं मिला। उधर अपन का यार का बापू का कैंसर का बीमारी बहुत बड़ा था सही, बहुत, लेकिन अपना बापू का इलाज रोका नहीं सही, ज्यादा सही। वो अपना घर वाली का गहना बेचा, उसके बाद अपना घर का बर्तन और भाड़ बेचा, उसके बाद एक शरीफ आदमी और कर भी क्या सकता सही जो अपन का यार करता। वकील साहब आप ऐसा मुस्कुरा क्यों दिया, हाँ? क्यों मुस्कुरा रहे तुम? जैसा अपन पूछता है क्या ये कोट पेंट टाई पहनने वाला लोग ही शरीफ होता है? क्या हमाली करने वाला, ट्रक चलाने वाला शरीफ नहीं होता? वकील साहब अपन का यार का बापू का कैंसर में बहुत दर्द, लेकिन अपन का यार के पास पैसा नहीं था, फिर भी वो अपना बापू को रोज बेहोशी का इंजेक्शन लगवाता सही। फिर सरकारी डॉक्टर के सलाह पर अपना बापू को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल तो सरकारी है ना साहब, अस्पताल तो सरकारी है। नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर सबका चाह पानी नाश्ता और औषधि समझता वकील साहब, वो भी उधर बाहर से ही लेके आने का होता था। फिर महीना भर बाद वो सरकारी डॉक्टर बोला कि अपन का यार का बापू का कैंसर बहुत बड़ा। फिर वो बंबई का एक बड़ा डॉक्टर का पता लिख कर, अपन का यार बड़ा जिगरा वाला है सर, पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना बापू को बंबई का उस बड़ा डॉक्टर का पास लेकर गया सर, और उस बड़ा डॉक्टर को बड़ा फीस दिया सर। और वो बड़ा डॉक्टर बड़ा फीस लेने के बाद क्या बोला साहब, बोला अब इसको इधर काहे को लेके आया तू? अरे इसका कैंसर का बीमारी बहुत बड़ा हो गया है, अब इसका इलाज किधर नहीं हो सकता, इसको घर लेकर जाने का, उधर सेवा करने का और उधर चैन से मरने का। क्या बोला साहब वो बड़ा डॉक्टर? बड़ा फीस लेने के बाद बोला इसको काहे को इधर लेके आया तू, इसको घर लेके जाने का, सेवा करने का, उधर चैन से मरने देने का। साहब चैन से जीने का वास्ता पैसा जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, चैन से मरने का वास्ता भी पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत दर्द था साहब, बहुत दर्द। अपन का यार का बापू का कैंसर में बहुत दर्द, छाती पीटता था, बम मारता था, अपना मत्था जमीन में पटक के बोलता था इंजेक्शन दे नहीं तो मार डाल। बापू का मौत का बाद बहुत रोया था सर, बहुत रोया। लेकिन उसका बाद एकदम शांत, जैसा उसने अपना बापू को मारा नहीं, उसे मुक्ति दी। और मुक्ति ही तो दिया साहब, मुक्ति ही तो दिया। वकील साहब अब ये मत कहना कि अपन के यार के पास अपना बापू का बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का वास्ता पैसा नहीं था, लेकिन मौत देने का वास्ता हाँ था। क्या करता? ईमान का जो पक्का है, तू पढ़ा लिखा है ना रे, फिर ईमान का पक्का क्या हुआ तू? हाँ, पढ़ा लिखा है फिर ईमान का पक्का क्या हुआ तू? मार दिया ना अपना बापू को अपना हाथ से, ये क्या दबा के
देखा ना आपने, सरकारी वकील की एक छोटी सी मुस्कुराहट ने भोला के मुंह से क्या कहलवा दिया? कहलवा दिया कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने बाप का गला दबाकर उसे मार दिया। जब कोर्ट रूम से बाहर निकला था तो मेरे गले से लिपट कर फपक फपक कर रो रहा था। कह रहा था कि उसकी छोटी सी गलती से मुझे फांसी हो जाए। बोला एकदम दिन भर हमाली का काम करता है और रात में सोते वक्त एक लावणी जरूर गाता है। रे कागा सब तन खइयो चुन चुन खइयो मांस, रे कागा सब तन खइयो चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खइयो मोहे पिया मिलन की आस। रे कागा रे कागा रे कागा रे कागा रे कागा रे कागा सब तन खइयो चुन चुन खइयो मांस। रे कागा रे कागा रे कागा रे कागा सब तन खइयो चुन चुन खइयो मांस। दो नैना मत खइयो, दो नैना मत खइयो मोहे पिया मिलन की आस। लेकिन अब मेरे मुकदमे में बची क्या गया है? जब बचाव के गवाह ने ही अपनी गवाही में कह दिया कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने बाप का गला दबाकर उसे मार डाला, तो और साबित करने की बची क्या गया? और सरकारी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया है कि मेरे बाप की हत्या गला दबाने से हुई है और गले पर तो उंगलियों के निशान मेरे ही। खैर, एक बात आपसे पूछूं, आपने कभी फांसी देखी है? ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे फांसी से डर लग रहा है, लेकिन हाँ, उसके बारे में सोचता हूं। एक बार उसके बारे में जान जाऊं तो फिर उसके बारे में सोचना भी छोड़। वैसे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? हाँ? अजय साहब, फांसी मुझे होनी है, आपको नहीं। लेकिन आपका चेहरा देखकर तो ऐसे लगता है जैसे आपको हफ्ते भर पढ़ ले फांसी पड़ गई। क्या मेरी बीवी विधवा हो जाए? क्या फर्क पड़ता है? अरे कहीं मेहनत मजदूरी कर लेगी। मेरा बेटा 8 साल का है, तो अजी साहब 4-5 साल में गाड़ी पोंछते पोंछते क्लीनर हो जाएगा, जी लेंगे वो अपनी जिंदगी। मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं मुझे उनकी। अफसोस है इस बात का कि मैं कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाया कि मैंने अपने बाप को बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत तकलीफ से। अपने दोस्त हसरत के साथ बंबई के उस बड़े डॉक्टर के पास गया, उसे बड़ी फीस। ये बात मुझे कोर्ट को बताई नहीं, ये बात मुझे कोर्ट को बतानी चाहिए थी। जी साहब, यहां भले हम कटघरे में होते हैं और सच हमसे प्रश्न पूछता है, लेकिन वहां उस अंधी अदालत में जहां कानून के देवी की आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है, उस अंधी अदालत में वहां सच कटघरे में होता है और हम उससे प्रश्न पूछते हैं। मेरे पास वो सरकारी डॉक्टर जो रोज मेरे बाप को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने आता था, वो मुंबई का बड़ा डॉक्टर जिसे मैंने बड़ी फीस दी थी, उसकी रसीद, यहाँ का वो दुकानदार जहां से मैं रोज बेहोशी के इंजेक्शन खरीदने जाता था, दवा खरीदने जाता था, उसका इन सबकी गवाही करवानी चाहिए थी मुझे। लेकिन मेरी हालत उस विद्यार्थी की तरह है जिसे आता तो सब कुछ है, लेकिन परीक्षा कभी पास नहीं कर सकता। अरे तब कम से कम ये तो साबित हो जाता कि मैं आदमी बुरा नहीं, क्योंकि अच्छे और बुरे का फैसला उसके इरादे से होता है, और मेरा इरादा गलत नहीं था। यानी इरादा मेरे मुकदमे की जान है। मतलब कोर्ट में अब इरादे का प्रश्न उठेगा, मतलब इरादा ही मेरे मुकदमे की जान है। क्या लगता है, मैं बच जाऊंगा?
हाँ, क्या सोच रहे हैं आप? ये सोच रहे हैं ना कि आप कोई जज थोड़े ना है। लेकिन कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अगर आप जज होते तो क्या करते? हाँ, मुझे फांसी देते? नहीं ना? हाँ, क्योंकि आपको किसी को मारना अच्छा नहीं लगता। कुछ भी करते लेकिन फांसी नहीं देते। लेकिन अब मुझे बचाएंगे कैसे आप? कोई बड़ा वकील या बैरिस्टर करेंगे, जैसे इस शहर के सबसे बड़े वकील बैरिस्टर गंगानाथ जी? नहीं, वो मेरा मुकदमा लड़ ही नहीं सकते, नहीं लड़ सकते। अजी उनकी फीस बहुत है। हाँ, वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ सकते। मेरा मुकदमा लड़ सकते हैं। हाँ, वो मेरा मुकदमा लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु भी ऐसे ही किसी बीमारी से हुई थी। और इसलिए उनका मानना है कि ऐसा कोई भी रोग जिसका इलाज संभव नहीं है, उसे अपने मौत मरने की इजाजत मिलनी चाहिए। और मेरा मुकदमा उन्हें अपनी बात कहने का मौका देगा। मतलब गंगानाथ जी मेरा मुकदमा लड़ सकते हैं। देखो ना क्षितिज पर चांद भी निकल आया और रोशनी सूरज की भी आ गई। एक हलचल सी, एक हसरत सा जगा दे। और एक उलझन सी भी छा गई। क्या बोला आपने? गंगानाथ जी मेरा मुकदमा लड़ेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? सच में गंगानाथ जी मेरा मुकदमा लड़ेंगे? देखो यार, क्या बात कर रहे हो? मतलब गंगानाथ जी मेरा मुकदमा लड़ेंगे? गंगानाथ जी मेरा मुकदमा लड़ेंगे? गंगानाथ जी मेरा मुकदमा लड़ेंगे? I object, my lord. Thank you. my lord, हमारा काबिल दोस्त सरकारी वकील साहब, सरकारी गवाह हसरत मुल्ला वल्द करीम मुल्ला का दिया गया बयान के आधार ये साबित कर दिया कि हमारा क्लाइंट बेहद ही झगड़ालू किस्म का इंसान है। लेकिन इससे ये किधर साबित हो रहा है मिलॉर्ड कि हमारा क्लाइंट का इरादा अपने फादर का मर्डर करने का था। और अगर हमारा ऑनरेबल कोर्ट ऐसा मानता है, फिर तो इस दुनिया में ऐसा बहुत सारा लोग हैं जो ऐसा करता है। साबित ये भी कर दिया गया कि हमारा क्लाइंट जो झगड़ालू किस्म का इंसान है, और यही कारण हुआ कि हमारा क्लाइंट किधर भी नौकरी में नहीं टिक पाया। तो फिर तो 6 महीना साल भर पर बहुत सारा लोग है जो अपना नौकरी को लात मार देता है, तो क्या ऑनरेबल कोर्ट उन सबको हत्यारा समझेगा? ऑनरेबल कोर्ट के सामने तो सरकारी वकील साहब ने यह भी साबित करने का कोशिश किया कि हमारा मुवक्किल शराब का इतना गंदा लत है कि अपना घर का बर्तन भाड़ बेचा, यहां तक कि अपना बीवी का गहना भी बेचा। राइट? लेकिन पॉइंट ये है मिलॉर्ड
कि हमारा ऑनरेबल कोर्ट को ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारा क्लाइंट को शराब पीने का कितना पुराना लॉट है? लगभग 15 साल पुराना, 15 इयर्स ओल्ड। और इस 15 साल में तो हमारा क्लाइंट ने ना अपना बीवी का गहना बेचा, ना घर का बर्तन और भान, बल्कि कितना बार तो अपना बीवी को गहना खरीद कर दिया। मिलॉर्ड, फिर ऐसा कौन सा कारण हुआ कि हमारा क्लाइंट को अपना घर का बर्तन और भान बेचना पड़ा, यहां तक कि अपना बीवी का गहना भी? अदालत में साबित तो सब कुछ हो चुका है, सारा गवाही आकर अपना गवाह दे दिया है, लेकिन फिर भी हम ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि फिर से कुछ एक गवाह को गवाही के लिए बुलाने का हमारा रिक्वेस्ट ग्रांट करें। हम समझता है मिलॉर्ड कि हमारा ऑनरेबल कोर्ट ऐसा समझ रहा होगा कि कहीं इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। आप अपना जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मिलॉर्ड, हमारा पास हमारा क्लाइंट के खिलाफ अब तक जो कुछ भी साबित करने का कोशिश किया गया, उसके विरुद्ध ऐसा पुख्ता प्रमाण है कि अदालत को अपना डिसीजन पर एक बार फिर से विचार करने का पावर मिलेगा, बल मिलेगा। अदालत ये सोचेगा कि हमारा क्लाइंट कैसा इंसान है, डेफिनेटली सोचेगा कि हमारा क्लाइंट को अपना फादर का मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए हम ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार फिर से सरकारी गवाह हजरत मुल्ला वल्द करीम मुल्ला को अदालत में बुलाने का हमारा रिक्वेस्ट ग्रांट करें। हजरत मुल्ला वल्द करीम मुल्ला, हमारा क्लाइंट का चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त। सॉरी, हम आपका फीलिंग्स, आपका इमोशन समझता है। अब ऐसा इंसान जो अपना फादर का मर्डर किया, उसको कोई अपना चाइल्डहुड फ्रेंड कैसा बोल सकता है? आई अंडरस्टैंड, लेकिन हजरत मियां, आपने अदालत में लास्ट टाइम जो अपना गवाही दिया, उसमें बताया कि हमारा क्लाइंट को झगड़ा करने का बड़ा ही खराब आदत है। आपसे कभी झगड़ा किया क्या? नहीं किया। समझता है, ओ चाइल्डहुड फ्रेंड, ओ दिल का मामला बनता है। आई अंडरस्टैंड, आपसे नहीं किया, लेकिन चूंकि आपने बताया हमारा ऑनरेबल कोर्ट को कि हमारा क्लाइंट को झगड़ा करने का बड़ा शौक है, तो आपसे नहीं किया, लेकिन बाकी लोग से तो किया होगा। नहीं किया। आप एक शरीफ आदमी, इसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, समझाता होगा, डांटता होगा, और इस कारण आपका सामने झगड़ा नहीं करता होगा। लेकिन आप 24 आवर तो इसका साथ होता नहीं होगा, तो आपका सामने नहीं किया, लेकिन आपका पीठ पीछे तो झगड़ा करता ही होगा। करता होगा। ऐसा कोई एक नाम हमारा ऑनरेबल कोर्ट को बताएगा? बस एक नाम, क्या हो सकता? पॉइंट टू बी नोटेड बिलो। हजरत मियां ने लास्ट टाइम अपना बयान में बताया कि हमारा क्लाइंट एक झगड़ालू किस्म का इंसान, लेकिन वैसा एक भी नाम हजरत मियां हमारा ऑनरेबल कोर्ट को नहीं बता रहा जिससे हमारा क्लाइंट झगड़ा। हजरत, आपने लास्ट टाइम अदालत को बताया कि हमारा क्लाइंट को शराब पीने का बड़ा ही गंदा लत है। कितना शराब पीता था? 24 आवर। फिर तो एक्सीडेंट भी बहुत करता होगा। इट्स नॉट राइट। कोई बात नहीं, मत बताओ, हम बताता है। मिलॉर्ड, ये सच है कि हमारा क्लाइंट को शराब का बड़ा ही गंदा लत है। जब तक एक औंधा नहीं मार लेता है, ड्राइविंग सीट पर बैठता ही नहीं। लेकिन पॉइंट ये है मिलॉर्ड, इसने आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं किया।
अच्छा हसरत मियां, आप जिस नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर का काम करता है, एम आई राइट? तो आप जिस नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर का काम करता है, संयोग से उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में हमारा क्लाइंट 3 साल से ट्रक ड्राइवर था। फिर हमारा क्लाइंट को उधर नौकरी काहे को छोड़ना पड़ा? शायद अपना मालिक का कहा नहीं मानता होगा, कोई ट्रक ले जाने से मना कर देता होगा, है? वैसे हमारा क्लाइंट जिस ट्रक को ले जाने से मना किया था, उस ट्रक में लदा क्या था? गुड़ लदा होगा शायद। क्यों? कि अफीम और गांजा। अरे कुछ बोलिए, आप ऐसा चुप नहीं रह सकता। आप ऐसा चुप रहेगा, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? हाँ? कि आपका ईमान इतना नीचे गिर गया। वैसे हमको पता है आप कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम बोलेगा। जज साहिब, अगर आपने आज सुबह का अखबार पढ़ा हो तो देखा होगा अखबार में हेडलाइन में एक बड़ा खबर था कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का गांजा से लदा ट्रक स्मगलिंग का हमारा शहर का पुलिस ने कल शाम पकड़ा। और ऑनरेबल कोर्ट को याद होगा मिलो कि बचाव का गवाह भोलानाथ व काशीनाथ बताया था कि हमारा क्लाइंट जिस ट्रक को ले जाने से मना किया था, उस ट्रक में अफीम लदा था। इसका मतलब साफ है मिलोड कि हमारा क्लाइंट एक कानून पसंद इंसान है। अच्छा हसरत मियां, आप नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर का काम करता था और हमारा क्लाइंट उधर 3 साल से ट्रक ड्राइवर था। फिर चूंकि आप तो बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड रहा है, तो फिर तो आप लोग में घर का भी बहुत सारा बात होता होगा। और उस टाइम हमारा क्लाइंट का फादर का कैंसर का बीमारी का इलाज भी चलता था। क्या बात होता? आपने उस टाइम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक छुट्टी का अर्जी भी दिया था ना? क्या लिखा था उसमें? ये फिर नहीं बोलेगा मिलो, हम बताता है। लगता है बात पुराना हो गया है, मेमोरी पावर थोड़ा डाउन हो गया है। कोई बात नहीं मिलोट, सच ये है कि हजरत मुल्ला वल्द करीम मुल्ला बेहद ही शरीफ किस्म का इंसान। जब हमारा क्लाइंट अपना फादर को मुंबई का उस बड़ा डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था, तो उसका साथ जाने का वास्ते हजरत मुल्ला वल्द करीम मुल्ला ने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक छुट्टी का एप्लीकेशन दिया, जिसको नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पॉइंट ये है मिलो, पॉइंट ये है कि हजरत मुल्ला वल्द करीम मुल्ला फिर भी हमारा क्लाइंट के साथ मुंबई गए। सच हसरत, हम आपको हैट्स ऑफ करता है, आपको सलाम करता है। आप दिल का बेहद ही खूबसूरत इंसान है। एक बात बताइएगा हसरत मियां, साथ में शराब पीने वाला आदमी दोस्त होता है कि दुश्मन? दोस्त होता है। तो क्या ये सच नहीं कि हमारा क्लाइंट अपना फादर के साथ बैठकर शराब पीता था? पॉइंट टू बी नोटेड नहीं। इसका मतलब साफ, जब साथ में शराब पीने वाला आदमी प्रायः दोस्त होता है और हमारा क्लाइंट अपना फादर के साथ बैठकर शराब पीता था, मतलब हमारा क्लाइंट और उसका फादर में फ्रेंडली रिलेशन था, दोस्ताना संबंध। हसरत मियां, आप इतना घबरा क्यों रहा? घबराइए मत, हम आपसे बस एक लास्ट सवाल करेंगे। आपने
हमारा ऑनरेबल कोर्ट को लास्ट टाइम अपना बयान में बताया कि जब हमारा क्लाइंट खटिया पर चढ़कर अपना फादर का गला दबा रहा था तब आप वहां संयोग से पहुंच गए और दिए का रोशनी में साफ साफ देखा कि हमारा क्लाइंट अपना फादर का गला दबा रहा है। फिर तो आप ये भी देखा होगा कि जब हमारा क्लाइंट अपना फादर का गला दबा रहा था तब वो चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, खुद को बचाने का कोशिश कर रहा होगा, पैर हाथ पटक रहा होगा, या एकदम चुप था, कोई प्रतिरोध नहीं था, जैसा उसका मौत में खुद उसका अपना मौत सहमति था। I mean silent support my Lord. आप ऐसा चुप नहीं रह सकते, आप ऐसा चुप नहीं रह सकता हजरत मियां। आपका ये चुप्पी साफ बोलता है या आप हमारा ऑनरेबल कोर्ट को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है, गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। पता नहीं क्यों आप अपना चाइल्डहुड फ्रेंड को फांसी दिलाना चाहते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन आप जिस तरह हमारा ऑनरेबल कोर्ट को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है, गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, उसको फांसी मिलेगा या नहीं, लेकिन हम इतना गारंटी देता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा। इसको साफ बताइए। जब आप उस रात पहुंचा, उस शाम पहुंचा तो दिया का रोशनी में क्या देखा? जब हमारा क्लाइंट खटिया पर चढ़कर अपना फादर का गला दबा रहा था तब क्या वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा था, अपना पैर हाथ पटक रहा था कि चुपचाप था? बोलो हजरत मियां, बताओ क्या देखा आपने उस शाम? बताओ हजरत। अब आप अपनी जगह जा सकता है हजरत। अब हम आपसे कोई सवाल नहीं। मिलो। सरकारी गवाह हजरत मुल्ला वल्द करीम मुल्ला का दिया गया अभी के बयान का आधार हमारा क्लाइंट जब खटिया पर चढ़कर अपना फादर का गला दबा रहा था तब वो चुपचाप पड़ा, जैसा उसका मौत में खुद अपना मौत सहमति था। मतलब साफ है। 3 पॉइंट है। हमारा मुवक्किल एक कानून पसंद इंसान, यही वजह है कि वो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का नौकरी को लाभ। दूसरा, हमारा क्लाइंट सेल्फ कंट्रोल पर्सन है, वरना स्टीयरिंग पर बैठने का पहले अद्धा मारे बिना जो ड्राइवर नहीं बैठेगा वो एक्सीडेंट करेगा, लेकिन आज तक नहीं किया। और तीसरा, हमारा क्लाइंट को अपना फादर का मर्डर करने का कोई इरादा नहीं। अगर ऐसा होता तो अपना फादर को बंबई का बड़ा डॉक्टर के पास पैसा नहीं होने का बाद भी उधार का पैसा लेकर के क्यों जाता? क्लियर है। यही एक सवाल खड़ा होता है कि तो फिर मर्डर क्यों हुआ? हमारा मुवक्किल तो अपना फादर को बचाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हत्या तो अक्सर कुछ पाने या फिर बदला चुकाने के लिए किया जाता है, कोई ओहदा पाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक आदमी पूरा होशो हवास में सारा कानूनी परिणामों को जानते हुए जिस परिस्थिति में अपना फादर का मर्डर करता है, क्या हमारा ऑनरेबल कोर्ट उसको हत्या कहेगा? क्योंकि हत्या तो तब होता है ना मिलॉर्ड, जब हम किसी के इच्छा का विरोध करता है। लेकिन यहाँ तो मरहूम भगत राम, हमारा क्लाइंट का फादर मरहूम भगत राम में रत्ती भर भी जीने का इच्छा नहीं, बल्कि वो तो किसी भी तरह से किसी भी तरह का मौत चाहता था। जब उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के वास्ते डॉक्टर जाता था तब उसको वो पॉइजनस इंजेक्शन देने को बोलता था। समझ नहीं पाता है, हम समझ नहीं पाता है कि कानून
मनुष्य को दुख और तकलीफ से छुटकारा देने का वास्ता बना है। कानून मनुष्य के लिए बना है कि मनुष्य ही कानून का होकर रह गया। बड़ा दुख का साथ कहना पड़ता है, बड़ा दुख का साथ कहना पड़ता है कि क्या हमारा कानून का मनुष्य का बाहरी व्यवस्था से ही संबंध है? क्या हमारा कानून का मनुष्य का आंतरिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं? और अगर ऐसा है तो हमारा कानून नई व्यवस्था, नया चुनौती, नया समस्या, नई परिस्थिति के साथ कभी न्याय नहीं। वर्ष 2011 नन और नन। सच तो यही है ना कि नन और ना आज से 42 साल पहले मौत का नींद सो गया था, वो सांस चल रहा था। फिर हमारा ऑनरेबल कोर्ट ने उसको मर्सी किलिंग ग्रांट काहे नहीं, समझ में नहीं आता। सो गई थी 42 साल, नींद तो पूरी तरह से आ जाए, लाज आई, वक्त को भी लाज आई। एक करुणा अरुणिमा से दूर थी जो आई ना थी, वह चौकनाचूर थी, नहीं समझ पाई वक्त के, मुल्क के किसका जाए। लाज आई, वक्त को भी लाज आई। इसलिए हमारा ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि डिसीजन लेते टाइम नया परिस्थिति, नया समस्या, नया चुनौती, मनुष्यता, इन तमाम चीजों का ख्याल रखें। इधर पानी भी खत्म और उधर मेरा मुकदमा भी खत्म। लेकिन भाई मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश, क्योंकि आज कोर्ट में मेरे मुकदमे को लेकर के जो बातें उठी, मैं तो सोचा भी नहीं कि मेरे मुकदमे को लेकर के इतना बड़ा कानूनी बवाल हो जाए। बता, जज साहब तो बीच में ही उठकर जाने लगे और सरकारी वकील उसका तो चेहरा देखने में बना। लेकिन जब कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई तो मैंने वकील साहब से पूछा कि सर क्या मैं बच जाऊं? तो वकील साहब ने कहा, देखो, अगर कानून का आत्मा में मनुष्य हुआ तब तो बच जाएगा। मैंने तबाक से पूछा, तो सर अगर कानून की आत्मा में पत्थर हुआ तो? आप लोगों को क्या लगता है, मैं बच जाऊं? बोलिए ना, बच जाएंगे। अरे कोई तो बोलिए, सब के सब। अरे ऐसे क्या ये सच नहीं? क्या ये सच नहीं कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा? हाँ ये सच है, ये सच है कि मैंने गला दबाया है, लेकिन अपने बाप का नहीं, उसके दर्द का। या फिर यह सच नहीं कि मैंने अपने बाप को उसके अभिशप्त जीवन से मुक्ति दी? बोलिए ना, बोलिए ना, अरे कुछ तो बोलिए। क्या यह सच नहीं कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा? या फिर यह सच नहीं कि मैंने अपने बाप को उसके अभिशप्त जीवन से मुक्ति दी है? मैं मानता हूं ये सच है कि मैंने गला दबाया है, लेकिन अपने बाप का नहीं, उसके दर्द का। फिर भी सब
क्या अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, अंधेरों के बारे में भी गीत गाए जाएंगे। क्या हमारा कानून इतना निर्मम हो गया है, उसे हमारी आंतरिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं? या फिर वो इतना क्रूर हो गया है कि हम उसके सामने अपनी बात कहने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते? और अगर वो इतना क्रूर, इतना निर्मम हो ही गया है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हाँ? फिर हम क्या कर रहे हैं? चुप क्यों है? ऐसे ही चुप रहो, ऐसे ही चुप रहो, बस यूं ही भेड़ों के भीड़ की तरह। ये भीड़ यहां जो बैठी है, क्या उस दिन शमशान में जाएगी जिस दिन मेरी उड़ान आसमान में जाएगी? हाँ, ये भीड़ यहां जो बैठी है, उस दिन शमशान में जाएगी जिस दिन मेरी उड़ान